Hello dear students, this is the second lecture of the chapter function and relation. लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई किया कि डोमेन कैसे देखते हैं ग्राफ के ऊपर, रूट कैसे देखते हैं, रेंज कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें. अब इसके हम सेकंड स्टेज में चलते हैं, सेकंड लेक्चर के लिए चलते हैं, जहाँ पे हम कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उनके ग्राफ बेसिकली पढ़ेंगे. क्या आई विल नॉट एक्सप्लेन कि वो ड्रॉ कैसे किया गया है, यू आर सपोज टू मग देम अप. ठीक है, अब आगे चल के जब हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वगैरह पढ़ लेंगे देन यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ग्राफ ऐसे ही क्यों आया. ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाता हूँ, मैं ये जो ग्राफ पढ़ाते हैं तो बच्चे ये पूछते हैं सर ये कैसे आया, वो कैसे आया. बता देंगे आराम से. अभी पहले थोड़े बड़े हो जाओ. अभी के लिए जितने भी हम ये एलिमेंट्री या बेसिक ग्राफ बोलेंगे, दोज ग्राफ्स यू आर सपोज टू मग अप बाय हार्ट. ये ठीक है, अपने दिल से बिल्कुल सबको रट्टा मार लिया. द मोमेंट आई से कि ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ कैसे होगा तो मैं तुरंत चालू जान चाहिए ऐसे बनेगा, रादर देन कि हम सोचें कि पता नहीं कैसे बनता था, पहले तो शायद ऐसे बनता था. उस तरह की चीज़ें नहीं, सीधा यू शुड बी एबल टू ड्रॉ, देन यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन कैलकुलस, जैसा हमने लास्ट टाइम बोला था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो हम क्या बोलेंगे, बेसिक और एलिमेंट्री ग्राफ्स. ठीक है, तो शुरू के तो जो ग्राफ है वो बहुत ही ट्रिवियल से ग्राफ है, वो हमें सबको ही पता होगा, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी विल बी गोइंग थ्रू इट. ये ठीक है, फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, y बोलो या fx बोलो, दोनों एक ही बात है. fx मतलब सम एक्सप्रेशन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k. ठीक है, y की वैल्यू फिक्स्ड है, तो अगर y कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा. ठीक है, तो जो इसका ग्राफ आएगा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू k. ये वाला जो पॉइंट है वो 0, k हो गया. अगर हम इसमें बोले कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो जो फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लिया y बराबर 3 लिखा हुआ है, तो उसमें x नाम की तो चीज़ है ही नहीं. उसका मतलब क्या है, x कुछ भी रखो. मान लिया मैं बोलूँ कि x बराबर 5 पे y कितना है, तो 3. 5.5 पे कितना है, 3. ये ठीक है, 6.5 पे कितना है, 3. -7 पे कितना है, 3. उसका मतलब क्या है, x का कोई फर्क ही नहीं पड़ता. या फिर आई कैन सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू ऑफ x. इसी को ग्राफिकली बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि ये जो लाइन आया, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं x एक्सिस पे, तो पूरी x एक्सिस कवर हो जाएगी. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि x एक्सिस का कवर्ड पोर्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, r. y एक्सिस पे क्या कवर हुआ, अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे केवल यही पॉइंट कवर करेगी, ये वाला जो पॉइंट है. ठीक है, ये रेंज का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि कल हमने समझाया था कि अगर मेरे को ये देखना है कि ये पॉइंट रेंज का पार्ट है या नहीं, तो आई विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन. फिर हम देखेंगे कि वो ग्राफ को कहीं कट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अगर मैंने यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो वो तो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, तो इसको तो कट करेगा ही. ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये इन्फिनिटी पे कट करेगा, तो ऐसा नहीं है, किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे कट नहीं करेगा. मतलब x का कोई भी वैल्यू रख के मेरे को ये y नहीं मिलेगा. उसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रेंज. नाउ यू शुड कन्विंस योरसेल्फ कि इस k को छोड़ के कुछ भी रेंज नहीं है. उसका मतलब क्या है कि जो इस फंक्शन का रेंज है वो सिंगलटन सेट है. ये ठीक है, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो. तो इस वाले केस में रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज k. केवल k है और कुछ नहीं है. ठीक है, इसमें और कुछ बताने लायक है ही नहीं मेरे ख्याल से. कांस्टेंट फंक्शन है, अगर हम 11th पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ तो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया. अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है तो वो लीनियर फंक्शन हो जाएगा. तो ये मोस्ट प्रोबेबली यू वुड बी नोइंग ऑलरेडी. तो लीनियर फंक्शन. ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. ये ठीक है, अगर लीनियर वर्ड यूज किया है तो आई हैव टू इंश्योर कि इसमें से x गायब ना हो. अगर x गायब हो गया तो ये तो कांस्टेंट ही बन जाएगा.
x गायब ना हो इसलिए हमने क्या बोला, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर इसका स्लोप 0 नहीं होगा, तो लाइन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ये ठीक है, इसमें यू नो ऑलरेडी दैट स्लोप ऑफ लाइन इज, जिसको हम m बोलते हैं ना, दिस इज नथिंग बट y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा है, m की जगह हमने a लिख दिया है और c की जगह हमने b लिख दिया है। तो स्लोप ऑफ द लाइन इस वाले केस में क्या होता है, बच्चे को पता है a, ठीक है। एंड y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो वहां c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन 11th के चैप्टर, c होता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे c की जगह हमने b लिख रखा है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये ठीक है, ये सेपरेटर है अलग अलग लिखने के लिए, y इंटरसेप्ट बराबर b, ठीक है। बाकी अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो मेथड वही रहेगा। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को जहां पे भी ग्राफ कट करेगा वहां हम y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने से यहां से x कितना आ जाएगा, -b/a। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो तो खैर डिपेंड करता है कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, यहां बनाना है, वो तो a और b की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट कितना है, b। उसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट कितना है, 0, b, ठीक है। y एक्सिस को ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, ये ठीक है, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे देखो x 0 होता है, तो y बराबर ax प्लस b, ये बेसिकली इस ग्राफ का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा या इस कर्व का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मेरे को y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हम x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा तो y बराबर b आ गया, इसलिए ये आ गया। ऐसे ही अगर मेरे को ये पॉइंट चाहिए तो फिर हम इसमें x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालने के लिए, किसी भी कर्व को निकालने के लिए हम y को 0 करेंगे। तो अब y 0 किया तो ax प्लस b, मतलब ax प्लस b 0 हो गया, तो यहां से x कितना हो गया, -b/a, -b/a, 0, ये हो गया। या फिर अगर हम x इंटरसेप्ट बोलेंगे तो -b/a हो गया। अब देखो कितने डाउट उठ सकते हैं बच्चों के दिमाग में। पहला डाउट, एक बच्चा ये सोच रहा होगा यार ये b नहीं -b होना चाहिए, तो आंसर इज नो, दिस इज b ओनली, ठीक है, क्योंकि b कुड बी नेगेटिव एज वेल। हमने ये कब बोला कि b का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर मान लिया b का वैल्यू इस डायग्राम के हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से पक्का नेगेटिव आएगा, क्योंकि दिख रहा है कि हमें नीचे, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के आगे माइनस लगाने से वो नेगेटिव नहीं हो जाता। अगर मैंने बोला कि माइनस अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम चुप रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि अल्फा की क्या वैल्यू है। माइनस अल्फा में अगर मैं अल्फा की जगह -2 रख दूं तो 2 हो गया, वो तो पॉजिटिव नंबर हो गया। अगर माइनस अल्फा में हम अल्फा की जगह 3 रख दें तो वो नेगेटिव हुआ। तो केवल एक नेगेटिव देख के आई कैन नॉट से कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहला डाउट अगर किसी को ये कि -b होना चाहिए, नहीं, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे b ही आ रहा है, तो b ही लिख दिया, उसको हम अपनी तरफ से चेंज नहीं करेंगे, ये ठीक है, उसको हम -b नहीं लिखेंगे, तो इट विल रिमेन दिस। सिमिलर डाउट फिर यहाँ पे आ सकता है, बोलेगा ये नेगेटिव कैसे है, तो तुमने ध्यान से बात सुनाई, ये नेगेटिव कैसे है, ये नेगेटिव नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से -b/a नेगेटिव नहीं है, वो तो b और a के साइन पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, मतलब इसमें दिख रहा है ना मेरे को ये वाला पॉइंट y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे है, तो x पॉजिटिव होगा, तो इसमें दिख रहा है मेरे को कि -b/a विल बी ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला था कि b नेगेटिव है तो -b पॉजिटिव हो जाएगा, और a जो है वो बेसिकली स्लोप है। तो आई होप ये सबको 11 से पता है कि इस लाइन का जो स्लोप है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो a कितना हो जाएगा, स्लोप, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब a पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव हो गया और b नेगेटिव हो गया तो -b/a
विल बी ए पॉजिटिव नंबर फॉर दिस डायग्राम। ठीक है, बस लाइन के बारे में यही बताना है। एक्स इंटरसेप्ट माइनस बी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट बी, टेन थीटा इसका स्लोप हो गया। ठीक है, अब इसका आगे चल के कभी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए हम पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, कि अगर मान लिया एक से ज़्यादा लाइन है, ठीक है, वाई एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी हो, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। अगर एक से ज़्यादा लाइन है, ये ठीक है, एक लाइन, ठीक है, फिर दूसरी लाइन, फिर मान लिया तीसरी लाइन, और फिर मान लिया ये इससे भी इधर फोर्थ लाइन, ये ठीक है, L1, L2, L3, L4, 4 लाइनें हैं। तो इसका स्लोप मान लिया M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि M1, M2, M3, M4 में ऑर्डर रिलेशन क्या है, मतलब व्हाट आई एम आस्किंग कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच में कौन है। ऑर्डर रिलेशन इसको बोलते हैं कि बड़ा छोटा बताना। कैसे बताएंगे? देखो वेरी इजी, ये जो दो लाइन है M1 L1 और L2, ये जो दो लाइन है ये एक्यूट एंगल बनाएगा, तो इस एंगल का जो tan है वही स्लोप होता है। तो इन दो लाइनों के लिए tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा उसका मतलब क्या है कि इन दोनों लाइनों का स्लोप पॉजिटिव होगा। विथ सिमिलर रीजनिंग ये जो दो लाइन है वो एंगल कौन सा बना रहा है, देखो एक तो ये एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। एक ये एंगल हो गया, ये भी ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है। तो अगर ये 90 से बड़ा है ये दोनों, ठीक है, तो इनके जो स्लोप्स होंगे tan थीटा नेगेटिव होगा, दैट मीन स्लोप नेगेटिव होगा। तो M3 और M4 नेगेटिव है, पक्की बात है। M1 एंड M2 आर पॉजिटिव, सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग दीज फोर विल बी पॉजिटिव ऑफ कोर्स एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी नेगेटिव। मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो M1 M2 में से ही एक आएगा, और जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो M3 और M4 में से ही एक आएगा। ठीक है, अब देखो वैसे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आगे से पढ़ाया जाएगा, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि tan थीटा में अगर हम थीटा एक्यूट लें 0 से 90 तक जाएं तो वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाता है। tan 0 0 होता है, फिर हम आगे चले 30 1/√3 हो गया, फिर थोड़ा और आगे चले 45 1 हो गया, वो बढ़ गया वैल्यू, 45 से 60 की तरफ गए तो √3 आ गया। तो ऐसे करके tan में वैल्यू बढ़ता जाता है। तो मतलब इस लाइन में मतलब ये एंगल θ1 है, ये θ2 है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये लाइन है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तब ये दूसरी लाइन आएगी L2, उसका मतलब है θ2 θ1 से बड़ा है। अगर θ2 θ1 से बड़ा है, देखो कैसे बड़ा है, ये हो गया फर्स्ट लाइन L1, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने पे ये बनेगा दूसरी वाली लाइन। ठीक है, तो ये एंगल बढ़ गया ना, पहले ऐसे था फिर बढ़ा के ऐसे कर दिया, तो M2 M1 से बड़ा होगा, M2 विल बी ग्रेटर देन M1। एक तो ये आ गया। दूसरा मतलब ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों तो बड़े होंगे इन दोनों से क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। अब देखो इन दोनों में ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है क्योंकि tan 90 डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप अगर अनडिफाइंड है तो अगर मैं एक एक्यूट साइड से लाइन ऐसे ले जाऊं, मतलब अगर हम ऐसे जाएं वर्टिकल की तरफ, तो एक्यूट होने का मतलब क्या है कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ले जाएं, देखो स्लो मोशन में देखो, ठीक है, तो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, और बिकॉज हमेशा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये भी समझने वाली बात है कि अगर ये वर्टिकल लाइन है, ये ठीक है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन है और हम एक लाइन को ऐसे ले जा रहे हैं, एक्यूट साइड से 90 की तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर उसके स्लोप का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऐसे हो सकता है कि वर्टिकल लाइन है और हम इधर से, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको हम ऐसे वर्टिकल कर रहे हैं, तो अगर हम ऑब्ट्यूज की तरफ से ऐसे जा रहे हैं तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव है,
और 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कहने का मतलब क्या है, देखो ये लाइन हो गया, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप भी नेगेटिव, बट L4 से L3 की तरफ जाने के लिए, मतलब L4 से यहाँ से ऐसे जाने के लिए ऐसे घूम रहे, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स 90। अगर L4 L3 की तरफ जाए, जैसे ये L4 हो गया, ये L3 की तरफ जा रही, तो टुवर्ड्स 90 हो गया, मतलब इन दोनों में ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर इसका वैल्यू -½ है तो ये बढ़ के -3 हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये ठीक है, ऐसे था पहले और ये 90 की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादा नेगेटिव है। ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ा होगा बट वैल्यू वाइज छोटा होगा। तो इन दोनों में ये कुछ -½ टाइप स्लोप होगा, ये कुछ -3 टाइप स्लोप होगा। तो -½ और -3 में कौन छोटा है, -3, तो इसका स्लोप सबसे छोटा आएगा। ये ठीक है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव से छोटे ही रहेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि यू शुड हैव M4 और सबसे छोटा M3। ये ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होगा कि किसका स्लोप बड़ा है, किसका स्लोप छोटा है, एंड सो ऑन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सा ग्राफ पढ़ा। फर्स्ट था कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड था लीनियर फंक्शन, तो थर्ड क्या है, ग्राफ 3 इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ यूजुअली 11th में जो क्वाड्रेटिक चैप्टर होता है उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से यू शुड हैव एन आइडिया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे खींचते हैं, पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड। ये ठीक है, बट इसलिए मैं इसको एक बार क्विकली बता देता हूँ इसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये ठीक है, fx भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ x। क्वाड्रेटिक बोला है, अगर इस एक्सप्रेशन को हमने क्वाड्रेटिक बोला है तो ये a नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक है, a नहीं खत्म होना चाहिए, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो x² इसमें बचेगा, तभी तो उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। b खत्म हो जाए कोई बात नहीं है, अगर मैं बोलूँ 3x² प्लस 5, x का टर्म ना हो तो भी वो क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही रहेगा। c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये ठीक है, हम फंक्शन वाइज बात करें तो। सेकंड थिंग, इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा, सबको पता है पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब पैराबोला में देखो हम कैसे कैसे करेंगे, पैराबोला बनेगा कैसे। तो अगर हमने ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो केवल दो ही तरह के पैराबोला बन सकते हैं। ये ठीक है, तिरछा पैराबोला नहीं बनेगा, मतलब केवल ऐसे ही बनेगा या फिर ऐसे ही बनेगा। इस तरीके से टिल्टेड पैराबोला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसका इक्वेशन ऐसे होगा नहीं। उसके इक्वेशन में अगर ऐसे टिल्टेड बनाया तो उसके इक्वेशन में कोनिक सेक्शन से अगर थोड़ा बहुत पढ़ाए तो उसके इक्वेशन में x² भी आएगा, y² भी आएगा, xy भी आएगा। तो अभी तो केवल इसी तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर ये मान लिया उल्टा हो जाए कि y में क्वाड्रेटिक हो जाए और यहाँ x लिख दें, तब फिर वो साइडवेज बन सकता है कि ऐसे या ऐसे। तो कोनिक सेक्शन में यूजली हम यही वाला पैराबोला पढ़ते हैं एज स्टैंडर्ड। ये ठीक है, ये कब बनेगा, अगर x में लीनियर हो जाए एंड y में क्वाड्रेटिक हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि x बराबर 3y² प्लस 5y प्लस 7 का ग्राफ कैसे होगा, तो वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे बताने के लिए बताया। वी आर नॉट स्टडिंग दिस, वी आर ओनली कंसर्न विद दीज टू पैराबोला। ये ठीक है, अभी तो ये दोनों से पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या बोला था, लीनियर इन x एंड क्वाड्रेटिक इन y।
ये ठीक है, लीनियर कुछ भी 3x प्लस 2, 5x माइनस 7, कुछ भी लीनियर x में लिख लो, और यहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक लिख लो y में, ये ठीक है 2y² प्लस 5y प्लस 7 चलेगा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, पक्की बात है। ये तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। अभी तो हमारा फोकस किस पे है, पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड, एंड दिस वी विल कॉल एज फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा। अब बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए जैसे हमने y बराबर ax प्लस b बोला था, y बराबर ax प्लस b, तो उसमें हमने बोला था कि जो a है वो बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें उससे ये पता लगेगा कि लाइन कितनी टिल्टेड है, ये ठीक है। c जो है वो y इंटरसेप्ट है, मतलब उससे ये पता लगेगा y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वही यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो 3.1 नोट 3.1 a क्या डिनोट करता है, a डिनोट्स, ये ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये ठीक है। मतलब अगर a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है, अगर a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, अगेन कोई बच्चा बोलेगा क्यों बनेगा, मैंने बोला ना कि इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, आराम से दिया जा सकता है। क्यों बनेगा, तो अभी तो हम ऐसे बोलेंगे हमने x की वैल्यूज रखी, जैसे x बराबर 1 रखा, जैसे हम 10वीं में करते हैं ना, बिल्कुल बच्चों की तरह। अभी तो हम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे, x की वैल्यू 1 रखी, y का कुछ वैल्यू आ गया, तो एक पॉइंट आ गया 1 कॉमा समथिंग, मान लिया y की वैल्यू 5 आ गया, तो एक पॉइंट आ गया 1 कॉमा 5, फिर हमने x की वैल्यू -1 रखा, कुछ आ गया, y की वैल्यू मान लिया 2 आ गया, तो -1 कॉमा 2 दूसरा पॉइंट हो गया, फिर x की वैल्यू 3 रखा, मान लिया y की वैल्यू 7 आ गया, तो you'll get a point 3,7, ऐसे करके पॉइंट आते चले गए। अब इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो जो शेप बना वो ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ये क्यों आया, ये कैसे आया, वो सब जो एनालिसिस है वो हम आगे चल के तुम खुद ही कर सकते हो जब हम रिक्वायर्ड टूल्स पढ़ाएंगे। ये ठीक है, रिक्वायर्ड टूल्स क्या है कि लिमिट क्या है, आगे चल के अभी लिमिट आएगा, फिर कॉन्टिन्यूटी आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, ये सब जब पढ़ेंगे तो फिर हम एनालिसिस करेंगे ग्राफ ऐसे क्यों बनाया, यहाँ पे वर्टेक्स क्यों आ रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। तो अभी तो हमने क्या बोला, ए क्या डिनोट करता है, कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है, बस इतना। ठीक है, फिर नोट 3.2, जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये ठीक है, यहाँ पे टॉप मोस्ट, यहाँ पे बॉटम मोस्ट, ये ठीक है, इसको बोलेंगे जो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे ग्राफ टर्न ले रहा है, दैट टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ठीक है, मतलब ये V हो गया वर्टेक्स। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -b/2a, -d/4a। ठीक है, इसको याद करना है। ऑफकोर्स वैसे तो ये क्वाड्रेटिक चैप्टर से याद होगा, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रेंज वगैरह पढ़ाया गया होगा, बट इसको याद करना है। ठीक है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2a, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -d/4a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x² - 7x + 2, ये है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या हो गया, 3a मतलब जो है पॉजिटिव है, तो दिस विल बी पैराबोला अपवर्ड, पहला तो हो गया, इट विल बी पैराबोला अपवर्ड्स। दूसरा, a की वैल्यू कितना है 3, b की वैल्यू कितना है -7, c की वैल्यू कितना है 2, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा b² -4ac, 4ac, मतलब ये हो गया 49 - 24। सही है, दैट विल गिव यू 25। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कितना हो जाएगा, -b/2a, -d/4a,
ये ठीक है, ये अलग है, अपॉन 4a, तो 4a मतलब 12। सो ये कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 7/6 कॉमा 25/12, ये ठीक है, माइनस b/2a माइनस d/4a। आई होप इट इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो पैराबोला अपवर्ड है और ये टर्निंग पॉइंट है, तो एक तो हम इसका ग्राफ सॉरी ये माइनस मिस हो गया ना, वही तो मेरे को गड़बड़ क्या हो गया, ये माइनस आएगा। हाँ, पैराबोला अपवर्ड है और टर्निंग पॉइंट ये है, तो केवल इतनी इंफॉर्मेशन से भी हम क्रूड ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। तो जो ग्राफ बनेगा पैराबोला अपवर्ड, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये ठीक है, ये हो गया हमारा y एक्सिस 0। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हैं 7/6 कॉमा -25/12, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो x कोऑर्डिनेट है ये हो गया -7/6, जो ये y कोऑर्डिनेट है वो हो गया -25/12, ये ठीक है, अगर ये वर्टेक्स है। बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये ठीक है। जैसे अगर मान लिया मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस चाहिए, तो y एक्सिस पे जैसा हमने लाइन में किया था ना, किसी भी कर्व के लिए दैट इज वैलिड। अगर किसी भी कर्व का कोई भी कर्व हो, लाइन, अच्छा लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, ये मैं बोलना भूल गया, अब बोल देता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि लाइन तो स्ट्रेट होता है, कर्व कहाँ से हो गया। कर्व का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए कर्व, ठीक है, और फंक्शन। तो हमने क्या बोला था, लाइन एक कर्व है, एक बात तो ये हो गया। लाइन के केस में अगर मेरे को y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इनफैक्ट किसी भी कर्व के केस में अगर मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस कर्व की इक्वेशन में x को 0 रख दिया, तो अगर ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, तो y बराबर कितना आ गया 2। दैट वुड मीन कि ये वाला पॉइंट 0,2 है, हमेशा ही ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया मेरे को ये दो पॉइंट चाहिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस पे y 0 होगा, तो मैंने ये y 0 रख दिया। तो इस y को 0 रखने पे y बराबर 0 इम्प्लाइज 3x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर d होता है, और d की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 5, मतलब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5/2a 6, ठीक है। तो अगर हमने प्लस साइन लिया तो आई होप इट इज विजिबल, 7 + 5 12 अपॉन दिस 2, 7 - 5 1/3, 2/6 इज 1/3। तो यहां से हमारा वैल्यू क्या क्या आया, 2, अच्छा ये माइनस पता नहीं कहां से आ गया, दिस इज 7/6 कॉमा -25/12, ये तो पॉजिटिव है ऑफकोर्स। हाँ, ये दो रूट्स आ गए, ठीक है। एक बार दोबारा, कोई भी कर्व है, पैराबोला हो, ये ठीक है, एलिप्स हो, या और कुछ भी हो, किसी भी तरह का कर्व हो, कुछ भी बोलो, x² - 5x प्लस 8x³ प्लस 9, इसका अगर मेरे को y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, आई विल पुट x बराबर 0, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, आई विल पुट y बराबर 0। तो हमने y बराबर 0 रख के ये निकाला, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद 2 और 1/3 रूट आया, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है वो तो हो गया 1/3, 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया 2, 0, ठीक है। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक में क्या क्या सीखा, जल्दी जल्दी। एक तो हमने बोला कि जो a है वो डिसाइड करेगा पैराबोला ऊपर की तरफ बनाए, नीचे की तरफ बनाए। तो यहाँ पे a 3 था, तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ बनाया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज क्या है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं, -b/2a माइनस d/4a। तो वही कैलकुलेशन करके हमने दिखाया कि वर्टेक्स ये आ गया। इस वाले केस में केवल इतनी इंफॉर्मेशन से भी हम रफ पैराबोला बना सकते हैं, ये ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने लोकेट किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, पैराबोला अपवर्ड था, अगर डाउनवर्ड होता तो हम नीचे की तरफ बना देते ऐसे,
जैसे अगर इसी इक्वेशन में मैं आगे ऐसे माइनस लगा दूं, पूरे के आगे ब्रैकेट में लेके माइनस लगा दूं, ठीक है, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहां पे ए पॉजिटिव था, इसलिए वर्टेक्स से हमने ऊपर की तरफ पैराबोला बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरे को वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हमने एक्स को 0 रख दिया। तो इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स को 0 रखूं तो कितना बचेगा, केवल 2, इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, ठीक है। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि यहां से हमने पैराबोला अपवर्ड बनाया, ठीक है। एक दूसरा बच्चा हो सकता है कि जो आराम से काम करता हो वो ऐसे बना दे पैराबोला, ये ठीक है। अब वो बोलेगा यार मैंने तो ऐसे बनाया, सर ने ऐसे बनाया, इन दोनों में अंतर क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा। तो पता लग गया ना, अगर मान लिया पैराबोला ऐसे जा रहा होता, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस को नीचे कट करता, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता, वाई एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होता, बट यहाँ तो ये पॉजिटिव आया, मतलब इसको ग्राफ को यहाँ से जाना है। तो अगर ये वर्टेक्स है और यहाँ से जाना है तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे तो नहीं कि पहले वो यहाँ से जाए फिर बोलेंगे अरे नहीं गलत जगह आ गया, फिर वो वापस से जा रहा है फिर ऐसे पास करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पैराबोला का शेप तो ऐसे ही होगा ना। तो इट इज़ डिसाइडेड कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ से भी पता लग रहा है कि जो भी ये पैराबोला है इसके हमने रूट्स निकाले, तो रूट्स निकालेंगे तो हमने y को 0 किया, x का वैल्यू 2 एंड 1/3 आ गया। तो ये 1/3 और 2 तो दोनों ही राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। अगर एक रूट इधर आता है लेफ्ट पे तो वो रूट नेगेटिव होना चाहिए ना, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा होता। तो यहां से भी पता लग गया। तो एक तो पैराबोला बनाने का तरीका ये हो गया, आसान सा तरीका, कि हम वर्टेक्स को लोकेट कर लें कि वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, ए को देख के देख लें कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और, जैसे ये जो पैराबोला बनाए इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 7/6 है, ये 7/6 है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 7/6 है, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 7/6 है। अब मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ में आता होगा कि अगर हम इससे एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये 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 ले लो, सबका x कोऑर्डिनेट 7/6 ही आएगा। x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर हमने वर्टेक्स से पास करने वाला एक वर्टिकल लाइन बनाया तो उस लाइन पे x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर कांस्टेंट कितना होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर 7/6 है तो इस पे सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 7/6 हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम इन जनरल बोलें, ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, वर्टेक्स का अगर x कोऑर्डिनेट -b/2a है तो जो वर्टेक्स से ऐसे लाइन आ रहा होगा इसका या फिर इसका, दोनों ही की बात है, दोनों ही केस में सेम होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -b/2a। तो जो भी इसका x कोऑर्डिनेट है सब पॉइंट का वही होगा, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस लाइन में ऐसी क्या खासियत है जो अलग से बताया जा रहा है, व्हाई नॉट एनी अदर लाइन। तो इस लाइन में खासियत तो है। खासियत क्या है कि ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, दिस इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचूं तो ये पैराबोला और ये पैराबोला एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन पैराबोला के केस में क्या रहेगा, x बराबर -b/2a, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या चीज सीखा कि y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसमें x को 0 रख दो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 0 रख दूं x को तो y की जगह कितना आ जाएगा, c, ठीक है। तो नोट 3.3 क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद y axis, intersection of the parabola with y axis is given as 0, c। x को 0 रखा तो y की वैल्यू c आ गई। तो ये किसी भी जनरल पैराबोला में ऐसे होगा। तो अगर ये पैराबोला है अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डाउनवर्ड होता तो भी ये जो y एक्सिस वाला पॉइंट है ये कितना हो गया, 0, c।
एक्स एक्सिस कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस 0, c। ठीक है, नोट 3.4 क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ठीक है, ये अलग कर देते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, मतलब पैराबोला अपवर्ड है तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। पैराबोला डाउनवर्ड है तो फिर ये वर्टिकल लाइन इसका इक्वेशन भी हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो फिर अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं पैराबोला की। ड्रॉ फर्स्ट y बराबर ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि वही हमने a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 7 एंड d बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू -12। ये तो नेगेटिव आ गया, उसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स रियल नहीं है। अब रूट्स रियल नहीं होने का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस या तो पूरा ऊपर रहेगा या पूरा नीचे रहेगा। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड आएगा। तो एक तरीका तो ये कि हमने वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 4a। तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 2,3। वर्टेक्स 2,3 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, तो 2,3 एंड पैराबोला अपवर्ड। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड पैराबोला अपवर्ड। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से जो 2,3 है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, वहां से हमने ऊपर की तरफ पैराबोला बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर निकालना चाहें तो हमने क्या बोला 0,c, तो c कितना है 7, तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा डीपीपी वगैरह अभी हमने अपलोड किया है वैसे,
बट अभी वो करना नहीं है ये, ठीक है। जब बताया जाएगा तब करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ा लें, थोड़ा सा मटेरियल हो जाए अपने पास, डिस्कशन लाइव, देन वी विल डू इट। तो वो तुम्हें प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा कि कब करना है और इसका डिस्कशन कब, डिस्कशन वाले सॉल्यूशंस कब आएंगे। तो अभी तो बेसिक्स सा चल रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे इसमें कुछ फॉलो करने में दिक्कत आ गया तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज स्टॉप द वीडियो एंड रिवाइंड इट थोड़ा सा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, y बराबर 3x² + 4। अगर ये इक्वेशन है जिसके अंदर x नहीं है, ये ठीक है। देखो इक्वेशन के अंदर x² ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर पैराबोला ही नहीं बचा, तो x² तो हो गई होगा। अगर x नहीं है तो फिर बनाना बहुत आसान है। x नहीं है मतलब b 0 हो गया। अगर b 0 हो गया तो जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा ये 0 हो जाएगा, -b/2a होता है ना। तो अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि y एक्सिस पे वर्टेक्स आ जाएगा। y एक्सिस से हमने पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड बना दिया। तो इस वाले केस में पैराबोला अपवर्ड है, x नहीं है तो वर्टेक्स y एक्सिस पे है और c जो है वो 4 है। तो इस पॉइंट से 0, c पे कट करता है ना y एक्सिस को, चाहे वर्टेक्स आए चाहे ना आए, y एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स आए चाहे ना आए, बट ये पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन 0, c। तो इस वाले केस में ये अगर 4 है तो ये 0, 4 हो गया, तो पैराबोला ऐसे बनेगा। ये देखिए सबसे इजी हो गया है, तो 0, 4 ऑरिजिन x। मतलब अगर तुम समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, तो भाई -b/2a, -d/4a कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, समझ आए, ठीक है। हाँ, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, विच इज y = x² + x + 5। तो अगेन वेरी क्विकली, a = 1, b = 1, c = 5, d = b² - 4ac विच इज -19, ठीक है। तो वर्टेक्स विल बी -b/2a हाफ -d/4a, सॉरी -d/4a 19/4। फिर वही कहानी, a पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड, -12, 19 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव इधर आएगा, a पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड बनेगा ऐसे करके। तो ये हो गया -12, ये हो गया y एक्सिस, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो गया 19/4, ये वाला पॉइंट होता है 0, c, तो c इज 5। ये ठीक है, ये भी चेक कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ये 19/4 इसके नीचे आ रहा है तो छोटा होना चाहिए, तो 19/4 20/4 विच इज़ 5, उससे छोटा होगा, तो ये 20/4 है या 19/4 है, 20/4 मतलब 5, तो नीचे आना चाहिए। अगर मान लिया यहाँ पे 21/4 आ जाए तो मेरे को समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है, या तो पैराबोला आपने उल्टा बना दिया होगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। ये हमारा पैराबोला हो गया। अच्छा, अगर इसका हम बोलें डोमेन क्या है, तो डोमेन तो ax² + bx + c, मतलब यहाँ पे कोई भी पैराबोला ले लिया उसमें x कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन तो हमेशा यार हो गया। उसका मतलब क्या है कि ये जो पैराबोला होगा ये आगे अगर इधर पूरा -∞ तक कवर करेगा x एक्सिस को, ऐसी ये जो ब्रांच है वो ऐसे नहीं कि आगे घूमते घूमते फिर ऐसे घूम जाएगा या फिर वर्टिकल हो जाएगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगा, तभी तो x कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया हम बोलेंगे ये यहीं पे हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाली जो x की वैल्यू है वो रखने पे अनडिफाइन हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यू थिंक कि इसके अंदर हम x कुछ भी रखें, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, ये ठीक कुछ भी रखो, 0, एवरीथिंग इज वैलिड, y का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या कि डोमेन क्या हो गया इसका, r। तो सारी पैराबोला में डोमेन तो हमेशा क्या होगा, r। इस वाले केस में रेंज क्या हो जाएगा, तो वो हमने बोला था कि ये पैराबोला ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें लोअर मोस्ट पॉइंट तो ये हो गया, वैसे इसने पूछा नहीं, मैं तो बस केवल बना रहा हूं कि लोअर मोस्ट पॉइंट तो 19/4 हो गया, और फिर इस ब्रांच की वजह से ये सब कवर हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को ये देखना है कि ये रेंज में है या नहीं है, तो वही अपनी पुरानी बात कि ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन
इसने कट किया पैराबोला को? नहीं, तो ये नहीं है रेंज में। फिर अगर हमने बोला कि ये रेंज में है या नहीं है, फाइंड आउट योरसेल्फ। ठीक है, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इज इट इंटरसेक्टिंग विद द कर्व? आंसर इज हाँ, ट्वाइस। तो 2 बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है, तो वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। बट आ तो रहा है, उसका मतलब क्या, दिस इज पार्ट ऑफ द रेंज। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि इस ग्राफ के लिए रेंज कितना होगा, इस पॉइंट से इंफिनिटी तक सब कवर हो रहा है, तो रेंज विल बी 19/4 से इंफिनिटी। मतलब क्वाड्रेटिक अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा तो दिस इज ऑलवेज वैलिड कि या तो -d/4a से इंफिनिटी होगा अगर पैराबोला अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो -d/4a, वाई कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का, ये वाई कोऑर्डिनेट, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा अगर डाउनवर्ड है तो, और नीचे फिर -इंफिनिटी तक जाएगा। तो पैराबोला अपवर्ड के लिए रेंज कितना हो जाएगा, -d/4a से इंफिनिटी। b नहीं बोलेंगे, वो तो x कोऑर्डिनेट होता है। रेंज की बात करें तो y एक्सिस पे देखेंगे, मतलब y कोऑर्डिनेट देखेंगे ये, और अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो -इंफिनिटी से -d/4a। ठीक है, ये 11th में पढ़ा होगा हमने मोस्ट प्रोबेबली। थर्ड हो गया, फोर्थ कितना हो गया, ठीक है, फोर्थ इज y इज इक्वल टू 9x - x²। ये देखो काफी सिंपल है कि इस वाले केस में अगर मैं x कॉमन ले लूं, हाँ ठीक, अगर हम x कॉमन ले लें तो यहां कितना बचेगा, 9 - x। तो इस वाले केस में तो ऐसे रूट दिखाई दे रहा है, ये 0 है, ये 9 है, तो इसके 2 रूट हैं, 0 एंड 9। तो x एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, 0 पे एंड 9 पे, और x² के साथ नेगेटिव नंबर है तो a ये नहीं लेंगे। अगर मैं बोलूँ इसमें ABC क्या होगा, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे a 9 है, b -1 है, c 0 है, ऐसे नहीं बोलेंगे। c तो है ही, c तो 0 है, ये बात तो सही है, बट a जो है वो हमेशा x² का कोफिशिएंट होगा, चाहे वो कहीं पे भी लिखा हो, मतलब x² चाहे सबसे पहले लिखा हो, बीच में लिखा हो, लास्ट में लिखा हो, a विल बी -1, b विल बी 9। तो बिकॉज a इज नेगेटिव, पैराबोला डाउनवर्ड, और x एक्सिस को जहां पे कट करता है वही रूट्स होता है, तो मतलब अगर मैं y को 0 रख दूं तो दिस बराबर 0, दैट विल गिव मी x बराबर 0 और 9। तो पैराबोला डाउनवर्ड एंड रूट्स 0 एंड 9। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो y एक्सिस यहीं से पास करेगा, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, ये वापस वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -b/2a -d/4a। सही है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो जो -b/2a है, -b/2a जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ -b/a, मतलब ये 2 बाहर निकाल दिया। अब -b/a हम 10th से पढ़ते हुए चला रहे हैं कि ये सम ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, तो जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये एक्स्ट्रा थ्योरी बताया जा रहा है, वो क्या होगा, रूट्स का सम बाई 2, तो रूट्स का मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला ग्राफ है तो इसमें तो रूट्स रियल ही नहीं है, तो मिड पॉइंट दिखाई नहीं देगा, इसमें रूट्स कहाँ हैं, रूट्स रियल ही नहीं है ये। ठीक है, अब फिर भी कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा चलो रियल तो नहीं है बट है कहाँ, वो कैसे देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेटा अगर हम रूट्स देख पाते, इफ़ आई एम एबल टू विजुअलाइज और इफ़ आई एम एबल टू सी कि ये रूट्स है, तो वो इमेजिनरी कहाँ बचा, वो तो दिख गया ना, वो फिर इमेजिनरी कैसे बोलेंगे उसको, दिखेगी तो हमें रियल चीज़ है ना, इमेजिनरी चीज़ दिख कैसे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैन नॉट विजुअलाइज रूट्स क्योंकि वो रियल नहीं है, बट यहाँ पे तो हम देख सकते हैं 0 एंड 9। तो ये जो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसको हम ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि देखो ये पैराबोला है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये बीच में आनी चाहिए। तो दिस इज 0 + 9/2, तो ये हो गया 9/2।
ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें रूट्स दिख रहा है क्लियर कट, तो उसी का मिड पॉइंट जो है दिस प्लस दिस बाई 2 विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब मान लिया हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 9/2 को हम यहाँ रख सकते हैं। एक तरीका तो हो गया 9/2, 9 में से 9/2 गया, ये भी 9/2, तो 9/2 9/2 मतलब 81/4। तो वाई कोऑर्डिनेट ऐसे भी निकाल सकते हैं और -d/4a से कैलकुलेट करोगे वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ ग्राफ। तो इसमें हमने 1 2 3 4 ये 4 बना लिए। तो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, देन विल मेक रिमेनिंग 2। ठीक है, फिर आएगा फिफ्थ विच इज y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये बाहर निकाल दिया। अब इसके लिए a का वैल्यू कितना है, 3 नहीं होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वही a होता है। तो a का वैल्यू हो गया -1, b का वैल्यू हो गया 3, c का वैल्यू हो गया -4, तो d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 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 हो गया 4ac ये, तो -7। d नेगेटिव आ गया, उसका मतलब क्या है कि रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, तो फिर वापस चालू हो गए। वर्टेक्स कितना होगा, -b/2a, तो b/2a इज इतना, कॉमा -d, तो -d कितना हो जाएगा 7/4a, तो 4 ऑफ दिस विल बी -4। ये वर्टेक्स हो गया। तो अगर रूट्स रियल नहीं है तो एक्स एक्सिस तो कट करेगा नहीं। ठीक है, तो अनलाइक दिस ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि रूट्स को लोकेट कर लें, उन दोनों रूट से पास करने वाला पैराबोला बना दे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो कोई बात नहीं, अपना ये वर्टेक्स वाला मेथड इज ऑलवेज वैलिड। वो इस वाले केस में भी कर सकते थे, यहाँ से भी वर्टेक्स निकाल के पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड बना सकते थे, नो इश्यूज। तो अब इस वाले केस में वर्टेक्स कहाँ पे आया, एक्स पॉजिटिव है मतलब इसके इधर, वाई नेगेटिव है मतलब यहाँ पे। तो एक्स पॉजिटिव 3/2, वाई नेगेटिव -7/4, ये वर्टेक्स है। ए जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो ये वर्टेक्स है और इससे पैराबोला डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ बना दिया हमने ऐसे, वाई एक्सिस ऑरिजिन। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। एंड अब क्विकली क्या करते हैं, लास्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, विच इज 6 y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर -3। ठीक है, इस वाले केस में देखो x नहीं है, तो हमने बोला था कि ये तो बहुत ईजी है, इसका तो वर्टेक्स ही y एक्सिस पे होगा। अगर b 0 हो जाए या x का टर्म ना आए तो, और उसके बाद क्या है, c -3 है, मतलब ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0, -3, 0, c पे कट करता है। वो तो हमेशा ही सही है, चाहे पैराबोला में रूट आए ना आए, x आए ना आए, ये वाला पॉइंट हमेशा 0, c रहेगा। अब बिकॉज a नेगेटिव है एंड यही वर्टेक्स है, तो a नेगेटिव मतलब पैराबोला डाउनवर्ड और वर्टेक्स मतलब सिमेट्रिक ग्राफ बना दिया ये। ठीक है, तो यही ग्राफ हो गया 6th वाले पार्ट का। ठीक है, तो नोटेड डाउन। ठीक है, आई होप बना लिया होगा।
ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कांस्टेंट फंक्शन, फिर लीनियर फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब आ जाते हैं ग्राफ 4 पे, एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, और मैं बार बार जैसे रिपीट कर चुका हूँ, फिर एक बार याद दिला दें कि ऑल दीज ग्राफ्स यू आर सपोज टू मग अप। ठीक है, क्यों आया, कहाँ आया, कैसे आया, तो उसका बेसिक सा अभी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इस तरह का एक एक्सप्लेनेशन तो दे सकते हैं ये, ठीक है। बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें कब आएगा, प्रॉपर विजुअलाइजेशन कब होगा हमें कि एक ग्राफ ऐसे क्यों बना, जब हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जाएंगे। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो ग्राफ है उसको हमें 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है ये, ठीक है। एक तो ये हो गया बेसिक कर्व, फिर इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के क्या पढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्व्स। ठीक है, इन्हीं ग्राफ से कुछ और ग्राफ बना सकते हैं, जैसे मॉड लगा दिया, माइनस ले लिया, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, इस तरह के ग्राफ और बना सकते हैं। तो उससे हमें थोड़े से और ग्राफ कवर हो जाएंगे, और फिर लास्ट में जाके एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, मतलब 2-3 महीने बाद जो चैप्टर आएगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, उसमें हम सीखेंगे कर्व स्केचिंग, मतलब कर्व बनाते कैसे हैं। नया इक्वेशन मैंने तुम्हें दे दिया कि बना के दिखाओ उसको, तो फिर उसका हम पूरा ऑपरेशन करेंगे ये, ठीक है, पूरा एनालिसिस करेंगे कि लिमिट क्या आ रहा है एंड पॉइंट्स पे, डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक करेंगे, तब जाके एक प्रॉपर ग्राफ बनेगा। तो उस एनालिसिस के लिए वी रिक्वायर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इस तरह का नॉलेज चाहिए होगा। तो अभी तो वो पढ़ानी है, तो इसलिए अभी तो तुम क्या करो, इन ग्राफ को ऐसे ही रट जाओ, आगे चल के यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि ऐसे क्यों बनाए। तो अब y बराबर एक्स रेज टू पावर n में इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ये, ठीक है। n मान लिया पॉजिटिव इवन नंबर हो गया, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स रेज टू पावर 4 हो गया, एक्स रेज टू पावर 20 हो गया, तो उसका एक ग्राफ आ जाएगा। फिर ऑड नंबर हो जाए ये, ठीक है, फिर रूट हो जाए, मतलब n का वैल्यू कुछ जरूरी नहीं इंटीजर हो, मैं बोलूँ n का वैल्यू 1/4 हो गया, ठीक है। फिर n का वैल्यू ऑड रूट हो जाए, 1/4 तो इवन रूट हो गया, 4 इवन है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या क्या हो गया, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन रूट, ऑड रूट, 4 तरह के ग्राफ तो ये बन गए। फिर इन्हीं सबको हमने डिनोमिनेटर में ले गए, मतलब माइनस इवन इंटीजर, माइनस ऑड इंटीजर, माइनस इवन रूट, माइनस ऑड रूट। तो टोटल इस 4th ग्राफ में हम टोटल 8 टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे ये, ठीक है। और वो 8 ग्राफ तुम्हें याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि आपस में मिल जाए। तो जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, मेक अ हैबिट कि तुमने पूरा लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, उसको हम एक बार जरूर रिवाइज करें, अपने नोट्स को जरूर रिवाइज करें, पलट के देख लें। तो क्या होगा कि जब टीचर समझा रहे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ लगता है कि आता है, बट विद टाइम वो थोड़ा थोड़ा दिमाग में फेड होने लगता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मान लिया अगर हमारा लेक्चर आज है, तो आज हमने तीनों लेक्चर देखे, और कल हम तीनों लेक्चर्स का नोट से रिवीजन करें। ऑफ कोर्स वापस वीडियो से रिवीजन तो नहीं करेंगे, 4.5 आवर के अगर हमें 3 लेक्चर देखें तो वापस 4.5 आवर तो नहीं लगाएंगे, बट हम नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं कि नोट्स पलट लिया तो काफ़ी कुछ हमें वापस रिकॉल हो जाएगा, प्लस हमारे दिमाग में स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये तो एक तो हो गया क्विक रिवीजन ये, ठीक है, ये तो डेली बेसिस पे होगा कि जो कल पढ़ाया गया उसको रिवाइज हमने आज किया नोट्स के थ्रू। फिर एक क्या होगा, एक मंथली रिवीजन होगा कि जब हमारा मंथ का टेस्ट आ रहा है, तो एवरी 3 वीक यू विल हैव ए टेस्ट। उस टेस्ट में हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना चाहिए ये, ठीक है। अब रिवाइज कैसे करना चाहिए, वापस नोट्स पढ़ जाओ सारे। तो उससे क्या होगा कि जो थ्योरी वाले पॉइंट है, जो क्लास में बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें वो टाइम के साथ, जैसे मैंने बोला ना, फेड होता रहता है, तो वो सब हमारे दिमाग में वापस रिकॉल हो जाए और हमें सोचने में टाइम ना लगे। रिवीजन का पर्पज़ ये होता है ये, ठीक है। जब चैप्टर चल रहा है उसका जो होमवर्क दिया जा रहा है वो हमें सिंसियरली करना चाहिए, वो हमारी हो गई प्रैक्टिस। एंड आई डिफाइन रिवीजन एज बीइंग इन टच ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव कवर्ड टिल डेट, ठीक है। तो जैसे मान लिया जो हमारा दूसरा टेस्ट होगा, तो उसका चाहे कुछ भी सिलेबस हो, वी शुड इंश्योर कि डे 1 से उस टेस्ट तक जो भी हमें पढ़ाया गया है इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, वो हम नोट से रिवाइज कर जाएं ये, ठीक है। अब मान लिया टेस्ट हमारा फॉर एग्जांपल मान लिया कि 10 जुलाई को है ये, ठीक है। तो हम ऐसा ना करें कि 8 जुलाई को हम करेंगे चलो रिवीजन चालू करते हैं, उसकी हमें बाकायदा पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा कि जो क्लासेस चल रहा होगा वो तो चल ही रहा होगा,
तो उसके लिए तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा, होमवर्क करने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, तो रिवीजन के लिए भी कहीं ना कहीं एक स्लॉट हमें निकालना पड़ेगा, और वो कम से कम 8-10 दिन पहले निकालना पड़ेगा, ताकि आई शुड बी एबल टू रिवाइज इंटायर थिंग। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा कि पूरे कोर्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, लास्ट में जाके तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो मेरे को याद ही नहीं, कुछ पढ़ाया तो था ऐसा, ये ठीक है। तो अब इसके जो हमने बोला था 8 ग्राफ्स, उनके ऊपर चलते हैं। तो G4.1, इसमें अगर n इवन पॉजिटिव नंबर है, 2m टाइप है, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ या y बराबर एक्स रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ, कोई भी इवन पॉजिटिव नंबर एक्स रेज़ टू पावर 20 का ग्राफ, सबके ग्राफ दिखने में एक जैसे ही आएंगे। ये ठीक है, दिखने में कैसे आएंगे? ऐसे। इसमें x कुछ भी रखो, y कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो नीचे ग्राफ इसलिए नहीं आया, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू हम 5 रखें या -5 रखें, बोथ विल गिव सेम वैल्यू ऑफ y। तो जो 5 पे वैल्यू आ रहा है वही -5 पे आएगा, सेम लाइन पे, ठीक है। तो अगर मेरे से बोला y इक्वल टू 4 कैसे बनेगा? ऐसे। y इक्वल टू 20 कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, शेप तो ऐसे ही आएगा। बट ऑफ कोर्स अब कोई बोले कंपैरिजन ग्राफ बना है, कंपैरिजन ग्राफ। कंपैरिजन ग्राफ का मतलब क्या है कि किसी ने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10, एक साथ बनाओ, एक ही एक्सिस के ऊपर बनाओ। तो ऑफकोर्स हम दोनों ग्राफ एक जैसा तो नहीं बना सकते, हम ये तो नहीं बोल सकते यही एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यही एक्स रेज टू पावर 10 का ग्राफ है। आई हैव टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू ग्राफ्स, कि उनको देखने में क्या अंतर आएगा। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली एक ग्राफ अगर ऐसे है, ठीक है, तो दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों ग्राफ्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक को शेडेड कर देते हैं। एक अगर ये शेडेड ग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो इसमें 1 रखा x का वैल्यू तो y बराबर 1 आएगा, इसमें 1 रखा तो y बराबर 1 आएगा। मतलब ये जो पॉइंट है 1,1, इट विल बी शेयर्ड बाय बोथ द कर्व्स, ये दोनों के ऊपर आएगा। सिमिलरली अगर मैं -1 रखूंगा तो दोनों जगह से -1,1 ही आएगा। तो दिस इज ऑल्सो शेयर्ड बाय बोथ द ग्राफ्स, ठीक है। अब देखो 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर होने का मतलब क्या है, उसका y बड़ा है। जो ग्राफ ऊपर होगा उसका y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। तो जैसे अगर मैंने मान लिया 2 पॉइंट लिया ऐसे, तो इस वर्टिकल लाइन पे x तो सेम ही होगा, समथिंग लाइक मान लिया हाफ ले लिया, चलो। तो इस पे और इस पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बड़ा है क्योंकि ये ऊपर है। तो जो यहां पे बड़ा है y, वो एक के आगे नीचे आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे लाइन खींचूं ऐसे करके, तो शेडेड वाले पे यहां तो ऊपर आ रहा था, शेडेड ग्राफ जो है ये, ठीक है, हैश्ड ग्राफ जो है उस पे यहां तो ऊपर आ रहा था पॉइंट, यहां पे अब वो नीचे आने लग जाएगा, दूसरे वाला ग्राफ ऊपर चला गया। तो ये कैसे हो रहा है, ये बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है कि अगर मान लिया मैंने x बराबर 3 रखा, तो 3 स्क्वायर इज 9, 3 रेज़ टू पावर 10 इज प्रीटी बिग नंबर, तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, तो इसका ग्राफ ऊपर आना चाहिए x इज इक्वल टू 3 पे। तो 1 के आगे तो जिसका पावर बड़ा है, 2 और 10 में किसका पावर बड़ा है, 10, तो इसका ग्राफ ऊपर आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, ये ठीक है, 1.1 रख दिया, तो 1.1 का स्क्वायर एंड 1.1 की पावर 10 में ऑफकोर्स 1.1 की पावर 10 बड़ी आएगी, तो इसका ग्राफ ऊपर आएगा। 0 से 1 के बीच में उल्टा हो जाएगा कि अगर मैं बोलूँ हाफ का स्क्वायर, मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हाफ ऑफ हाफ, या फिर हम बोले हाफ का पावर 10, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ, ऐसे करके 10 बार बोला, तो ऑफकोर्स ये छोटा होगा। तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा, जिसका पावर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो अगर मैंने 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लिया, से 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर एंड 1/3 रेज़ टू पावर 10, तो उसमें 1/3 रेज़ टू पावर 10 छोटा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा होगा, उसका ग्राफ नीचे आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि 1 के आगे
जो ऊपर है वो बड़े पावर वाला है, ये छोटे पावर वाला है। तो ये कंपैरिजन ग्राफ हो गया कि अगर हमें सेम ही एक्सेस पे दोनों ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए, देन आई एम सपोज टू शो द डिफरेंस कि दोनों में अंतर क्या है। वो अंतर ये, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। सो 4.1 तो ये हो गया। अब 4.2, अगर n का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, मतलब y बराबर एक्स क्यूब या y बराबर एक्स रेज़्ड पर 5 या y बराबर 7, 9, 11 कुछ भी ऑड नंबर हो जाए, तो उन सब का ग्राफ कैसे आएगा। इसमें तो क्या है, ऑड पावर होने से क्या हो जाएगा, अगर मैंने x का वैल्यू पॉजिटिव रखा, मान लिया 3, तो y का वैल्यू 3 का क्यूब 27, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो 3,27 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो सभी जगह पे क्या होगा, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट इफ एक्स इज नेगेटिव तो उसका जो क्यूब होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने एक्स का वैल्यू रखा -2, तो वाई का वैल्यू कितना देगा, -8, तो -2, -8 तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा एंड ऐसे, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें कंपैरिजन ग्राफ तुम खुद बना सकते हो सेम चीज यूज करके, ठीक है। फिर 4.3 ग्राफ 4.3 क्या है, अगर n का वैल्यू इवन रूट हो जाए, मतलब y बराबर √x या y बराबर x रेज़्ड पावर 1/4 या y बराबर x रेज़्ड पावर 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 कुछ भी ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा, x का वैल्यू नेगेटिव रख ही नहीं सकते, x की वैल्यू -4 रखेंगे, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस बार जो ग्राफ आएगा वो इस साइड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये डिफाइन ही है। 0 रखने पे 0 आएगा सब जगह, तो इस बार जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये ग्राफ है, बस इतना, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये ऐसे ही क्यों बना, ऐसे क्यों नहीं बना, तो वो हमने बोला था कि वो एनालिसिस आगे चल के कर सकते हैं। हम डिफरेंशिएशन को यूज करके बता सकते हैं कि ग्राफ का बिहेवियर ऐसे ही होगा, उल्टा नहीं होगा। कॉन्केविटी यूज करके बता सकते हैं, तो वो हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आगे पढ़ेंगे। अभी तो मान लिया, ठीक है। नाउ वी कैन रश थ्रू इट कि 4.4 ग्राफ कैसे बनेगा अगर n ऑड है। अब ऑड में 1 तो नहीं हो सकता ना, हम ऐसे तो लिखेंगे y बराबर एक्स रेज़्ड टू पावर 1/1, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। वो तो y बराबर एक्स लाइन हो गया, तो 3 से चालू करेंगे, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए मान लिया, तो इसका ग्राफ क्या होगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव रखा, फॉर एग्जाम्पल -8 रखा, तो -8 का क्यूब रूट तो डिफाइन होता है, -8 का क्यूब रूट कितना होगा, -2। तो इस बार अगर ऑड पावर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव से, वो सब चलेगा। तो जो ग्राफ है इट विल लुक लाइक दिस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही शेप होगा, बस थर्ड क्वाड्रेंट में और आ जाएगा। तो ये जो हमने बोला था ना 8 ग्राफ बनेंगे, उनमें से पहले 4 ग्राफ ये हो गए। इन 4 ग्राफ्स में टर्म x का जो पावर है वो पॉजिटिव है, मतलब जैसे 2 पॉजिटिव है ये, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव है, 1/3 पॉजिटिव है। अगले जो 4 आएंगे उन चारों में ये तो ऐसे लिखा होगा 1/3, बस नेगेटिव होगा, -1/3, -3, -1/2, इस तरह की चीज़ें। तो वो अभी इसके बाद बनाएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो
ग्राफ अब हो गया 4.5। 4.5 में क्या होगा कि वही n का वैल्यू y बराबर एक्स रेज़ टू पावर n की बात चली थी। अगर n का वैल्यू नेगेटिव इवन हो जाए, मतलब y बराबर एक्स रेज़ टू पावर -2, मतलब 1/x², या फिर y इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू पावर 6। ठीक है, नेगेटिव होने से टर्म नीचे चला जाएगा, बस y बराबर 1/x रेज़ टू पावर 18, कुछ भी, ये ठीक, कुछ कोई भी इवन नंबर। इन सब के ग्राफ कैसे बनेंगे? देखो, अब जितने भी ये 4 ग्राफ बनेंगे, उन चारों में x का टर्म डिनोमिनेटर में होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में होगा तो x की जगह हम 0 नहीं रख सकते। 0 रखेंगे तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इन चारों ही ग्राफ में y एक्सिस जो है, y एक्सिस पे x 0 होता है, कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि x 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है। बट अगर हम x को 0 की तरफ ले जाएं धीरे 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 धीरे, तो ये वैल्यू बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, 0.1 रखा तो 0.1⁻6 जो है वो हो जाएगा 10⁻⁻6। ऊपर ले गए तो हो जाएगा 10⁻6। वो तो बहुत बड़ा नंबर है। उसका मतलब क्या है कि y एक्सिस इन ऑल दीज 4 केसेस विल एक्ट एज एसिम्पटोट। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ फिर 4.6 अगर n हो जाए -2m+1, मतलब y इज इक्वल टू 1/x³ या x रेज़ टू पावर 5 या x रेज़ टू पावर 7 या 9 एंड सो ऑन। तब जो ग्राफ दिखाई देगा वो ये तो ऐसे ही आएगा। बस इस बार क्या है कि ऑड पावर में अगर x नेगेटिव रखेंगे तो y भी नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये ऐसे। ये ठीक है, इसको नीचे ले आए। इसमें तो क्या है, x नेगेटिव रखेंगे ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो y पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा, इसमें नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर G4.7 अगर हमने लिया n को -1/2n, मतलब y इज इक्वल टू 1/√x या 1/4 या 6 8 इस तरह की चीज़ें। इसमें क्या होगा, देखो ग्राफ दिखने में वैसे ही होगा, बस x नेगेटिव नहीं रख सकते तो इसके ग्राफ लेफ्ट वाला हट जाएगा, दिखने में सिमिलर ही होगा। क्यों सिमिलर होगा उसका आंसर मैं कई बार दे चुका हूं कि ऐसे ही क्यों बना। तो उसका आंसर हम फनी में तो ये बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने पॉइंट रखे x के वैल्यू और जो y का वैल्यू आया उससे पॉइंट डिफाइन करते चले गए। जैसे मान लिया हमने इसमें x का वैल्यू 4 रखा तो ये 2 हो गया, हाफ हो गया, तो 4, एक पॉइंट हो गया। फिर हमने 6 रखा तो 1/√6 आया, तो 6, 1/√6 एक दूसरा पॉइंट हो गया। तो ऐसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते चले गए। जो भी ग्राफ बना वो तुम्हारे सामने, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, और दूसरा तो जैसा हमने पहले एग्जाम्पल बोला था कि इन सभी केसेस में ग्राफ का शेप कैसे बना, इसके लिए हमें डेरिवेटिव का एनालिसिस चाहिए होगा, जो हम आगे चल के बनाएं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के बाद यू कैन मेक दीज ग्राफ्स योरसेल्फ। लास्ट ग्राफ क्या हो गया, 2m+1, मतलब ये y इज इक्वल टू 1/√x, y इज इक्वल टू 1/7√x, इस तरह की चीजें। ये 7th रूट लिखा है, ऑफकोर्स 7 मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है। इसमें जो ग्राफ है ठीक है, इसमें भी x नेगेटिव भी चल जाएगा, पॉजिटिव भी चल जाएगा। ये वाला ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मतलब इसका जो शेप आएगा वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन। चलो
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ 5 पे। ग्राफ 5 क्या है? देखो वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये 11th में पढ़े होंगे शायद कहीं ट्रिग्नोमेट्री में, बट वी विल बी रिक्वायरिंग इट अगेन एंड अगेन, तो इसलिए एक बार वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है? 6, तो 6 ग्राफ आ जाएंगे। G 5.1 y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसका रेंज -1 to 1 होता है, और ग्राफ आई होप एवरीबडी नोज कि ऐसे बनता है। अब ये चलता ही जाएगा इधर, ऐसे इधर। ठीक है, ये वाला वैल्यू -1, 0, ये 1, ये वाई एक्सिस, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, ये 2π, फिर ये 2π प्लस π/2, तो मतलब 5π/2 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा फिर 3π, ऐसे ही हो जाएगा -π, -2π। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ के लिए हमसे पूछा है डोमेन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है? पूरा कवर कर रहा है, तो डोमेन विल बी आर। रेंज क्या होगा? तो वाई एक्सिस पे इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, तो रेंज कितना हो गया? ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड वो कितना होगा? कितना चीज़ रिपीट कर रहा है, तो इतना चीज़ रिपीट कर रहा है, ये एक साइकिल हो गया, फिर ये दूसरा साइकिल ऐसे ही बनेगा, तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया? 2π। ठीक है, और अगर हम पूछेंगे रूट्स कहाँ पे होगा, तो ये सब रूट्स हैं जहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो 0π, 2π, 3π, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू nπ, ये रूट्स हो गए। ठीक है, और ऐसे ही अब y बराबर cos x, दिखने में ऐसे ग्राफ है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ये। ठीक है, y एक्सिस यहाँ की बजाय अगर हम यहाँ से खींच दें तो ये cos x का ग्राफ आ जाएगा, तो cos x का ग्राफ विल लुक लाइक ये -π/2, -π/2, ये -1 है, ये 1 है, दिस इज π, दिस इज 3π/2, 5π/2, sorry, 5π/2 is this, it is 2π। ठीक है, ऐसे ये -3π/2, ये -2π। ठीक है, ये सब अपने आप ले सकते हो। डोमेन इज आर, रेंज इज अगेन -1 to 1, फंडामेंटल पीरियड इसका भी 2π है, और रूट्स जो हैं ये, ठीक है, ये π/2 के साथ क्या लिखा है? 1, π/2 के साथ क्या लिखा है? 3, π/2 के साथ क्या लिखा है? 5, तो 1, 3, 5, ये सब तो ऑड नंबर्स हैं, तो हम रूट्स क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये रूट्स। ठीक है, तो बना लो, बाकी ग्राफ फिर जल्दी जल्दी बनाते हैं। नोट इट डाउन। y इज इक्वल टू 10x, ये ग्राफ है। ये ठीक है, पहले ये आया 0π/2, 90 तो रख नहीं सकते इसलिए ये एसिम्पटोट है, ये हो गया -π/2, फिर दोबारा
फिर ऐसे ही चलता जाएगा, इधर भी ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, दिस इज पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2 माइनस पाई, ऐसे ही फिर इधर चलता है। ठीक है, तो इसमें जो रिपीट कर रहा है उसका लेंथ ये, और इतना लेंथ कितना है पाई, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, ये जो वर्टिकल लाइन्स है दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो डोमेन हम लिखेंगे r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पे भी कॉस जीरो हो रहा है। tan कैसे लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो जो कॉस एक्स के रूट्स होंगे, मतलब साइन अपॉन कॉस में कॉस इन जगह पे जीरो हो रहा होगा, तो जहाँ पे भी ये जीरो होगा वहाँ पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे आ जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज r and fundamental period is pi and roots are x is equals to n pi। ठीक, ये हो गया। तो जी 5.4, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसी तरह का होगा, बस ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे पलट जाएगा। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे चालू होगा। ठीक है, इसको दिक्कत कहाँ पे होगी, ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा, इधर से भी ऐसे और ऐसे इधर चल जाएगा। दिस इज माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई एक्स। कॉट क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो जहाँ पे भी साइन एक्स जीरो है, मतलब पाई 2 पाई माइनस पाई, वो डोमेन में से निकल गए इसके, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस एन पाई, जहाँ पे भी साइन जीरो है। रेंज ऑफ कोर्स r, फंडामेंटल पीरियड इज पाई, ये लेंथ पाई है जो रिपीट कर रहा है बार बार दोनों तरफ। ठीक है, रूट्स वही होगा जो न्यूमरेटर में कॉस लिखा है, तो जब कॉस जीरो होगा तब वाई जीरो होगा या कॉट जीरो होगा, तो जो कॉस के रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वही इसके रूट्स हो गए। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। y is equals to sec x, ये 1 ये माइनस, तो ऑल्टरनेट एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, फिर एक इधर गया। ठीक है, इधर भी एक ऊपर आया तो इससे पहले वाला नीचे आएगा और फिर इससे अगला फिर ऊपर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस। तो इसमें डोमेन क्या हो गया, सेक इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स जहाँ पे जीरो होगा उसको निकाल दिया डोमेन में से, तो कॉस एक्स कहाँ पे जीरो होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये जो वैल्यूज़ बोली जा रही हैं ये ऑफ कोर्स वैसे 11th में ट्रिग्नोमेट्री से याद होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लिया अच्छी तरह, बिकॉज दीज वैल्यूज विल बी यूजिंग इन सो मैनी स्टेप्स, मतलब इन सो मैनी क्वेश्चन जस्ट इन वन स्टेप। ऑफ कोर्स रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, देखो इसकी वजह से वाई एक्सिस पे कितना कवर हुआ 1 से इन्फिनिटी, और इसकी वजह से कितना हुआ नीचे, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, तो रेंज विल बी इतना।
ठीक है, बाकी वही फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। ये और ये मिला के रिपीट हो रहा है, केवल इतना रिपीट नहीं हो रहा है। अगर इतना रिपीट होता तो आगे यहीं पे आता ग्राफ, ये रिपीट हो रहा है, इसको आगे उठा के रखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन, तो वो रिपीट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो शेप है दिस इज नॉट पैराबोला। पैराबोला तो इसमें जैसे इस वाले केस में ये लाइन एसिम्पटोट है, x इज इक्वल टू π/2 एसिम्पटोट है। पैराबोला में कोई एसिम्पटोट नहीं होता, वो तो ऐसे किसी भी लाइन उसको क्लोज नहीं कर सकता, वो तो हर लाइन को ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा। तो दीज आर नॉट कि हम बोले इतने सारे पैराबोला, नहीं ऐसे नहीं है। पैराबोला का शेप मतलब इस तरीके से होता है, वो तो उसके लिए कोई ऐसे वर्टिकल लाइन उसको रोक नहीं सकता। 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हम पैराबोला नहीं ला सकते कभी भी, ये ठीक है। फंडामेंटल पीरियड ये हो गया। रूट्स की अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, ये ऊपर रह गए नीचे रह गए, तो नो रूट, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ग्राफ, तो ग्राफ 5.6 विल बी y बराबर कोसेक x, जिसको आई विल राइट एज दिस एज वेल। ठीक है, ये मेरी हैबिट में ऐसे लिखना भी है। तो देखो ग्राफ इसमें भी वैसे आएगा, एक ऊपर, ठीक है 1 से पहले पहले ये वैल्यू 1 हो गया, और एक नीचे यहाँ पे वैल्यू -1 हो गया। फिर एक ग्राफ ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज π/2, y एक्सिस, x एक्सिस। ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट 1/sin x, तो साइन जहां पे भी 0 होगा, पाई, 2 पाई, ये ठीक है, -π, 3 पाई, उन सब जगह ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ग्राफ विल बी दिस। अगर तुम्हें पहले ग्राफ समझ में आए हैं तो ये अब समझ में आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी। r - n पाई, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी, मतलब एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन। एक हम ऐसे ही बोलते हैं इसके बीच का रीजन नहीं आया, बाकी ऊपर का नीचे का सारा आ गया, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं r-, ठीक है। बाकी फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। अच्छा यहाँ पे ओपन ही आएगा क्योंकि हम इस इंटरवल को हटा रहे हैं, तो अगर मैंने 1 पे क्लोज लगा दिया तो इस इंटरवल के अंदर 1 होगा, और वो अगर हट गया तो रेंज में नहीं आया। बट ऐसा नहीं है, 1 तो आएगा रेंज में, क्लोज लगा रखा है, तो ये सही लिखा हुआ है, यहाँ क्लोज ही आएगा, यहाँ ओपन ही आएगा। फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। तो नोटेड डाउन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम ऐसे करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और वो टेबल याद कर लिया, ठीक है। सीरियल नंबर, ठीक है, फिर फंक्शन, फिर डोमेन, फिर रेंज, ठीक है। इसको भी नोट कर लिया पॉज करके। उसके बाद क्या आएगा, फंडामेंटल पीरियड, फिर क्या आएगा, रूट्स, ठीक है। मतलब रूट्स एट x बराबर, ठीक है। यहाँ पे एसिम्पटोट्स का इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज sin x, सेकेंड इज cos x, थर्ड इज tan x, फोर्थ इज cot x, फिफ्थ इज
sec x, sec is cosec x. ठीक है, अब सबसे पहले क्या था, डोमेन। तो sin x का डोमेन r, cos x का डोमेन r, इसका रेंज -1 to 1, इसका रेंज -1 to, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, रूट्स n पाई, ये हो गया 2n+1 इंटू π/2। सही है, cos 0 कहाँ पे होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। एसिम्पटोट्स नन। साइन कॉस के केस में ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जिसमें एसिम्पटोट्स आए। ठीक है, tan x के केस में डोमेन क्या हो जाएगा, देखो tan x के डिनोमिनेटर में कितना आता है, साइन अपॉन कॉस, और sec के डिनोमिनेटर भी साइन अपॉन कॉस आता है। तो जहाँ पे भी cos रूट पे 0 होता है, ये 0 है, वो इसके डोमेन से हट जाएगा क्योंकि वहाँ डिफाइन नहीं होगा। तो ये आ जाएगा r - 2n+1 इंटू π/2, यहाँ पे आ जाएगा r - 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, कॉट और कोसेक के डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो साइन जहाँ पे 0 है, ये ठीक है, साइन 0 कहाँ पे, n पाई पे, वो हटाती है इसको। ठीक है, अब रेंज में tan का और कॉट का रेंज r, और इन दोनों का एक जैसा यूनियन 1 to ∞, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड इज पाई, 2 पाई। रूट्स tan के, देखो tan के न्यूमरेटर में साइन आता है, तो जो साइन के रूट होगा, मतलब जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे tan भी 0 होगा, तो रूट तो इन दोनों का सेम होगा। और कॉस में उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइंड जहाँ पे होगा वो तो डोमेन से निकल गया, और रूट एज इट इज रहेगा। तो x बराबर n पाई, और इसका कॉस वाला ही रूट रहेगा। ठीक है, और इसमें नो रूट, इसमें भी नो रूट। ठीक है, एसिम्पटोट्स tan में आ जाएगा, जहाँ पे भी अनडिफाइन होगा, x = 2n+1 इंटू π/2। tan x के केस में जो वर्टिकल लाइन्स है वो एसिम्पटोट्स हैं, उन्हीं को अप्रोच कर रहा है बार बार। तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर सम कांस्टेंट। तो कौन सा कांस्टेंट, जहाँ पे वो डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन कहाँ पे नहीं है, 2n+1, तो वो यहाँ पे आ गया। मतलब याद है ना कि tan का ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, ये ठीक है, ऐसे करके। तो इस वाली लाइन पे डिफाइन नहीं है, तो ये लाइन क्या हो गया, x बराबर कांस्टेंट। अब अगर ये पहली लाइन है तो ये हो गया π/2, इससे अगली वाली लाइन आ जाएगी वर्टिकल 3π/2, फिर 5π/2। ग्राफ रेफर करो अपना, तो उन सबको मिला के ले सकते हैं ऑड ऑफ π/2। ठीक है, जहां पे tan को दिक्कत है वहीं पे sec को दिक्कत है, तो इसका भी यही हो जाएगा, x = 2n+1 इंटू π/2। फिर सेम लॉजिक से x बराबर n पाई। अच्छा, ये जो x बराबर n पाई लिखा है, देखो यहाँ लिखा है x बराबर n पाई, और यहाँ भी लिखा है x बराबर n पाई। इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो पॉइंट्स हो गए, रूट्स तो पॉइंट्स हो गए। तो x बराबर 0 मतलब 0,0 एक रूट हो गया, फिर x बराबर π,0 एक दूसरा रूट हो गया। π,0 जो पॉइंट है वो एक रूट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये x बराबर पाई हो गया, या x बराबर 2 पाई हो गया, वो एक लाइन हो गया। एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बिकॉज लाइन वर्टिकल है इसलिए वर्टिकल लाइंस के इक्वेशंस हैं ये चारों। ये ठीक है, और साइन कॉस में कोई होता नहीं। तो इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि इसका यूज अब बहुत फ्रीक्वेंटली होगा, तुरंत करेंगे हम इसको यूज। तो दिस यू शुड मार्क। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और रिवाइज करते रहो। सारे ग्राफ जितने भी बनाए जा रहे हैं वो टिप्स पे आ जाने चाहिए, बार बार बनाते रहो। मतलब ग्राफ के नाम लिख लिया एक जगह, और रिवाइज करने के लिए फिर उनको बनाने की कोशिश करो, फिर मैच करो अपने नोट्स से कि सही बनाया या नहीं बनाया। तो ऐसे ही करके याद होगा, और कोई इसकी दवा नहीं आती है कि हम दवा खा लें और सारे ग्राफ्स याद हो जाएं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।